भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 2। प्यारे बच्चों, इसके पहले हिमालय पर्वत की चर्चा हुई, कुछ नदियों की चर्चा हुई और अमरकंटक की भी चर्चा हुई, जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, जहाँ पर दो नदियों का संगम है और दो पहाड़ियों का भी संगम है। सतपुड़ा और विंध्याचल का संगम अमरकंटक में है और सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। अब हम आपको ये भी बता चुके हैं कि विंध्याचल पहाड़ी की जो लंबाई है वह गुजरात से लेकर झारखंड तक लगभग 1086 किलोमीटर है। सतपुड़ा पहाड़ी की लंबाई यह गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में लगभग 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसके बाद हम अरावली पहाड़ी पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। अरावली पहाड़ी गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, जो अहमदाबाद से दिल्ली तक। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। यह भारत की प्राचीनतम पहाड़ी है और हिमालय पर्वत आपका नवीनतम पहाड़ी है। यह प्रश्न बन सकता है कि हिमालय पर्वत कैसा है, नवीनतम है या प्राचीनतम? तो यह नवीनतम पर्वत श्रेणी है और यह प्राचीनतम है। इसकी औसत ऊंचाई कम है। सर्वाधिक ऊंचा शिखर गुरु शिखर है 1722 मीटर और इसी गुरु शिखर पर जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रश्न बन सकता है कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर पर, अरावली पहाड़ी पर। और इसी अरावली पहाड़ी से ये आपकी लूनी नदी निकलती है, जो कि खारे पानी की नदी है। इसीलिए राजस्थान में खूब पर्याप्त नमक भी बनता है और यह आकर के गुजरात में गिरती है। और गुजरात का जो रण क्षेत्र है, इसीलिए रण बना हुआ है। चूँकि खारा पानी जहाँ आएगा वहाँ नमक बनेगा और नमक भी गुजरात में बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं उग पाती है। कटीले पेड़ पौधे थोड़े बहुत झाड़ी वाड़ी उगती हैं इस रण में। और कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो। और भारत में अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो आपका ये यहाँ पर लेह पड़ता है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि ये शीत मरुस्थल है और यहाँ पर भी कुछ वनस्पति ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो लेह सबसे बड़ा जिला हो गया भारत का। और गुजरात का अगर कहा जाए या दूसरा सबसे बड़ा जिला कहा जाए तो आपका कच्छ का रण है। अब हम थोड़ा इधर आगे बढ़ते हैं। भाई, जहाँ ये तट रेखा बनी हुई है वहाँ पर नमक भी बहुत आसानी से बन सकता है। और इसीलिए गांधी जी, जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, सब लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका पोरबंदर है। और पोरबंदर से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ के मंदिर पर आप जानते हैं कि महमूद गजनवी 1025 में चढ़ाई किया था और बहुत धन यहाँ से लूट कर ले गया था। तो अब इतिहास पे नहीं जाना चाहेंगे, थोड़ा और आगे बढ़े हम। ये हमारा दमन से लेकर गोवा तक, इस तट को कहते हैं कोंकण तट, जो आपको पीले कलर से दिखता है। और कोंकण तट में ही आपका मुंबई, गोवा बड़े बंदरगाह हैं। यहीं पर आपका थाल घाट है। थाल घाट किस तट पर है?
कोंकण तट पर है, पश्चिमी तट पर है, दोनों उत्तर मिल सकते हैं जैसा ऑप्शन मिले आपको। और थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये रोड बना हुआ है। और दूसरा है भोर घाट, भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट और भोर घाट दोनों जो है कोंकण तट में है। अब कोंकण तट से थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोंकण तट का बहुत महत्व है, क्योंकि मुंबई और गोवा जैसे प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर स्थित हैं। और इससे आगे बढ़े तो ये हमारा आता है जो थोड़ा सा गेरुई कलर में है, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट आपका गोवा से लेकर मंगलौर तक फैला हुआ है। और यहीं पर बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन नाम के एक सूफी संत थे जो विदेश से कहीं काफ़ी का पौधा बीज लाए थे और इसी पहाड़ी में बो दिए थे। तो यहाँ पर खूब काफ़ी पैदा होती है और लगभग विश्व का 4% बेहतरीन किस्म की काफ़ी ये बाबा बुदन की पहाड़ी में कन्नड़ तट में कर्नाटक में पैदा होती है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसका लोहा आपके कर्नाटक में भद्रावती कारखाने में भी जाता है। और इस कन्नड़ तट की लंबाई लगभग 225 किलोमीटर है। कन्नड़ तट आपका 225 किलोमीटर है। अब हम कन्नड़ तट से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसे मालाबार तट बोला जाता है। मालाबार तट इसलिए आप भी समझ लें क्योंकि यहाँ पर माल ही माल है, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। ये आपका मालाबार तट हो गया। और ये आपका हो गया कन्नड़ तट। तो मालाबार तट मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसमें रबड़ खूब पैदा होती है। लगभग देश का 80-82% रबड़ इसी केरल में पैदा होती है। और गरम मसालों के लिए यह मालाबार तट खूब प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 98% काली मिर्च पैदा होती है। इलायची पहाड़ियाँ भी यहीं पर हैं और खूब इलायची भी यहाँ पर जो है पैदा होती है। तो इलायची, लौंग, काली मिर्च, गरम मसालों के लिए पूरे विश्व में केरल का नाम प्रसिद्ध है। और इसी केरल से प्राचीन समय में विदेशों से मसाले का व्यापार होता था, यूरोप कंट्रियों से। और यहाँ पर मालाबार तट में चंदन के भी खूब पौधे होते हैं, कर्नाटक और केरल तट में। तो ये माला माल करता है लोगों को। हम यूँ भी समझ लें कि ये मालाबार तट है। और यहीं पर केरल में चाय भी खूब पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर आगे आप देखते हैं तमिलनाडु की तरफ नीलगिरी की पहाड़ी है जो इलायची, चाय, गरम मसाला के लिए प्रसिद्ध है। और ये अन्नामलाई या अन्नाईमुड़ी पर्वत बोलते हैं इसको। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर ऊंची है। तो पश्चिमी तट में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी तट में थोड़ा और भी चर्चा कर लें। इसकी कुल लंबाई लगभग आपकी हो गई 1225 किलोमीटर, दमन से लेकर कन्याकुमारी तक। और इसकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। और इसमें 3 घाट हैं। थाल घाट जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, भोर घाट जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और पाल घाट जो केरल से तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। तो पाल घाट का क्या महत्व है? क्योंकि पहाड़ में तो रास्ता बनाना आसान होता नहीं, तो भगवान खुदे बना रखे हैं कि केरल से आप जो है कर्नाटक और तमिलनाडु का सफ़र करें पाल घाट के माध्यम से। और यह
पश्चिमी तट लगभग समतल है, पूर्वी तट आपका कटा फटा है और औसत चौड़ाई भी ज़्यादा 80 किलोमीटर लगभग मानी गई है। क्योंकि पूर्वी तट से ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसके कारण यह कटा फटा है। गोदावरी नदी भी आपकी ये आंध्र तट से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है, जो कि नासिक से निकलती है। और दूसरी नदी की चर्चा कर रहे हैं, कसड़ा, जो कि मुंबई के पास महाबलेश्वर से निकलती है और यह भी आंध्र तट में गिरती है। ये समझिए केरल तट में गिर रही है, ये तमिलनाडु तट से। कृष्णा नदी तमिलनाडु तट से गिरती है और कावेरी नदी यह भी तमिलनाडु तट से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह भी आप समझ गए कि पूर्वी जो है आपका घाट वो क्यों समतल नहीं है, क्योंकि नदियों का प्रवाह है, जिसके कारण कटा फटा है और उसकी औसत चौड़ाई अधिक है। और पूर्वी तट में अगर बंदरगाहों की बात करें तो पूर्वी तट में कई बंदरगाह हैं। आपका कोलकाता है बड़ा बंदरगाह, पारादीप जो उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह, चेन्नई तमिलनाडु में, पांडिचेरी, तूतीकोरन, तो बहुत से बंदरगाह आपके पूर्वी तट में भी हैं और पश्चिमी तट में भी हैं। अब हम थोड़ा, जैसे आपने पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा, उसी प्रकार पूर्वी तट भी 3 भागों में बटा हुआ है। उड़ीसा वाले तट को उत्कल तट बोलते हैं और उत्कल तट में पारादीप बंदरगाह है। किस तट पर पारादीप बंदरगाह है? तो उत्कल तट पर है। और उत्कल तट पर ही चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है। ये देखिए खारे पानी की झील है। और एक मीठे पानी की भी झील है, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब यहीं पर महेंद्रगिर नाम की एक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग, जो उड़ीसा में पड़ता है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये महेंद्रगिरी एम से डिनोट किया गया था। अब हम आंध्र तट में आते हैं, जो उड़ीसा से लेके तमिलनाडु के बॉर्डर तक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। काफ़ी लंबा तट है और इसी पे विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और फिर आगे चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी तक यह तमिलनाडु तट कहलाता है। तमिलनाडु तट पर स्थित बंदरगाह तो आप बिल्कुल बेशक बता सकते हैं, चेन्नई, पांडिचेरी, तूतीकोरन आदि बंदरगाह हैं। यहीं पर आपको देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, ये श्रीलंका, भारत और श्रीलंका काहे से अलग होती है? पाक जल संधि यहाँ पर बनता है और पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होता है। या यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी से भी भारत और श्रीलंका जो है अलग होता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों को बांटता है? तो भारत और श्रीलंका को। अब तट की काफ़ी बात हो गई, पहाड़ों की भी बात हो गई। थोड़ा सा हम और चलते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 अंश की रेखा है, अक्षांश रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए हम फार्मूला सूत्र बना है, मित्र पर गमछा झाड़। पहला अक्षर लेंगे, मित्र मीन्स मिजोरम, त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान और गा से गुजरात, मा से हुआ आपका मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो अक्सर कभी कभी प्रश्न घुमा के दे देता है कि कर्क रेखा निम्न दिए हुए प्रश्नों में किस राज्य से गुजरती है या किससे नहीं गुजरती है। तो इसी सूत्र से फिट करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का कर्क रेखा से संबंधित कर सकते हैं। दूसरी आप एक और रेखा देख रहे हैं, ये मानक समय रेखा, जो कि 82.5 अंश देशांतर की रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा नक्शा तो नहीं बना हुआ है यहाँ पर राज्यों का, लेकिन आप आइडिया कर सकते हैं। तो मानक समय रेखा 82.5 अंश की है, जो इलाहाबाद के पास नैनी शहर से गुजरती है। और यह किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये आपका वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। मानक समय रेखा से हम समय निकालते हैं जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से गुजरती है। मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी के पास से, और लंदन से ग्रीनविच माध्य टाइम की रेखा जो है 0 अंश देशांतर से गुजरती है। तो लंदन और भारत के समय के बीच का जो अंतर है लगभग 5.5 घंटे का। और एक फैक्ट और भी आपको यहाँ मिलेगा, चूँकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है और गुजरात में बाद में, तो यहाँ और यहाँ के सूर्योदय में काफ़ी समय का अंतर बना रहता है। चूँकि 30 अंश देशांतर का अंतर है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर बना रहता है। इस समय लगभग वहाँ पर 4:40 के आसपास अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, और गुजरात में वही जोड़ लीजिए लगभग 6:30 बजे के आसपास सूर्योदय होता होगा। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अब इससे आगे चर्चा करते हुए। ये आपका सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व में सर्वाधिक बड़ा डेल्टा है। 75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। और डेल्टा वहीं बनता है जहाँ पर नदियों का पानी लगभग तीनों ओर से आ रहा हो और बीच में उसके मैदान का निर्माण हो, तो उसे डेल्टा कहते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। इतने घने होते हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ पाता। शेर, चीता, हाथी आदि यहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। अब इससे थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, और ये इनका आकार उल्टी कीप की तरह है, जिनमें मानसून आके फंस जाता है और घनघोर बारिश करता है। इसकी चर्चा हम मानसून के चैप्टर में करेंगे विस्तार से, लेकिन थोड़ा बहुत आज किए दे रहे हैं। और इसके आगे अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो बोमडिला दर्रा है। उसका क्या महत्व है? जो भारत और चीन को जोड़ता है। फिर आपका सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जो भारत और चीन को जोड़ता है। और यहीं पर से नेपाल की सीमा प्रारंभ होती है, सिक्किम से लेकर उत्तरांचल तक 1751 किलोमीटर है। और यहाँ पर सतलज नदी भी दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। इस दर्रे का क्या नाम है? सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा से आपकी जो है सतलज नदी प्रवेश करती है। इस तरह से मुझे लग रहा है कि लगभग भारत के भौतिक धरातल में हमने बहुत कुछ बताया है। थोड़े से प्रश्न कर लें बस। जैसे कहा जा सकता है कि पश्चिमी तट कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब कोंकण तट का क्या महत्व है? व्यापारिक महत्व लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है कन्नड़ तट का क्या महत्व है? बाबा बुदन की पहाड़ी है, कुद्रेमुख लौह भंडार है वहाँ पर। मालाबार तट मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पूर्वी तट में चलते हैं। तमिलनाडु तट, आंध्र तट और उत्कल तट। उत्कल प्रयोग किया गया उड़ीसा के लिए, और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी 1501 मीटर है, महेंद्रगिरी के नाम से। भारत और श्रीलंका को कौन जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि अलग करती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 204 हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंतिम बिंदु इंदिरा बिंदु है, और यह 2009 से लगभग समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन अंतिम बिंदु इंदिरा बिंदु को ही मानते हैं। कवरत्ती यहाँ लगभग 43 द्वीप हैं।
तो कुल मिला के 200 लगभग 47 द्वीप आपके कौरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। और यहीं पर आपको एक बात बताना चाहूँगा प्रमुख, कि पहले अंग्रेजों के ज़माने में सेलुलर जेल थी, प्राकृतिक जेल, जहाँ पर हमारे भारतीयों को अंग्रेज लोग भारत से ले जा करके छोड़ देते थे। वो मछली खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं उन वीर सपूतों को जो कष्ट के दिन यहाँ पर गुजारे। अब तक आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।